साथियों, आज हम आप सभी को ज़मीन के महत्व के बारे में बताएंगे कि जो ज़मीन है उसका कितना महत्व है। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ज़मीन के महत्व को मैं क्या बताना चाहता हूँ और किस संदर्भ में बताना चाहता हूँ, इसको जानना जरूरी है। साथियों, हम लोग ये समझते हैं किसी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उस व्यवस्था में वोट सबसे बड़ी ताकत है। हम वोट को बहुत महत्व देते हैं। हम ये सोचते हैं कि वोट हम देते हैं तो सरकार तब बनती है। आम जनता को यही बताया भी जाता है कि वोट से सरकार बनती है। इसका मतलब सत्ता की असली चाबी जो है वोट के अंदर है। वोट तय करेगा, मतदाता तय करेगा कि कौन शासक होगा। यह पूरी तरीके से भ्रम है। ये पूरी तरीके से भ्रम है क्योंकि इस देश में 80% आबादी गरीबों की है, और जिस देश में गरीबों की 80% आबादी है, उस देश में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। इसका मतलब सत्ता जनता की नहीं है। सत्ता की चाबी कहीं और है। तो है कहाँ पर? सत्ता की चाबी जमीन के अंदर। साथियों, इतिहास गवाह है, आप सभी लोग जानते होंगे। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा आसमान का कोई नहीं होता था, जमीन का होता था। जिस राजा के हाथों में जितनी ज़्यादा जमीन होती थी, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होता था, वो उतना बड़ा शासक होता था। राजा का जो राजपाट जमीन के मालिकाने पर तय होता था, और इसलिए जितने बड़े भूखंड का राजा कोई राजा मालिक होता था, वो उतना बड़ा राजा कहलाता था। ठीक उसी तरीके से साथियों, जिस तरीके से राजतंत्र के दौर में सत्ता की जो चाबी है वो जमीन में छिपी थी। जमीन तय करती थी कि कौन राजा होगा और कौन प्रजा होगा, कौन शोषक होगा, कौन शोषित होगा, ये जमीन तय करती है। तो राजतंत्र में जमीन का जो महत्व था वही आज भी है। क्यों? कोई भी आदमी मकान बनाएगा तो जमीन पर बनाएगा, स्कूल खोलेगा तो ज़मीन पर खोलेगा, चलेगा तो ज़मीन पर चलेगा। खान खदान, ठीका पट्टा, जल जंगल, सब कुछ ज़मीन पर है। जब सब कुछ ज़मीन पर है, मनुष्य के उपयोग की सारी चीज़ें ज़मीन पर निर्भर है। इसका मतलब जितने बड़े क्षेत्रफल पर, जितने बड़े भूखंड का मालिक कोई व्यक्ति होगा, वो उतना बड़ा ताकतवर होगा। ये क्लियर हो गया। नदियाँ जो ज़मीन पर बहती है, जंगल ज़मीन पर है, खदान अभ्रक हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, मोती हो गया, कोयला हो गया, जितनी भी बेशकीमती चीज़ें वो सब ज़मीन के अंदर है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, सब ज़मीन से निकलती है। और इसके अलावा आदमी जो अनाज खाता है वो ज़मीन पर पैदा होता है। अगर एक देश की पूरी जमीन पर किसी एक आदमी का कब्जा हो जाए, एक आदमी के पूरे जमीन पर कब्जा हो जाए, एक देश में पूरी जमीन पर कब्जा एक आदमी का हो जाए, तो करोड़ों उस देश की जनता एक आदमी के कंट्रोल में होगी, नियंत्रण मुट्ठी में होगी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? यही सच्चाई है और यही अब तक हो रहा है। एक आदमी के हाथ में जैसे जमीन आएगी तो करोड़ों लोगों की भूख मिटाने और उनको भूखा रखने की ताकत उसके अंदर आ जाएगी। वो आदमी तय करेगा, एक करोड़ जनता भूखा रहेगी कि उसका पेट भरा जाएगा, वो आदमी तय करेगा, जमीन का मालिक तय करेगा। इसलिए साथियों, जमीन सबसे महत्वपूर्ण है। आज के डेट में
सत्ता उसी की है जिसके पास सर्वाधिक ज़मीन है। आप लोग बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो बैंक वाला आपको लोन देने से पहले यह पूछता है कि आपकी हैसियत क्या है। हैसियत क्या होता है? हैसियत बैंक बैलेंस नहीं माना जाता है। आसमान में हैसियत नहीं मानी जाती है। हैसियत जो है ज़मीन की मानी जाती है कि आपके पास कितनी ज़्यादा ज़मीन है, कितनी कीमती ज़मीन है और कहाँ कहाँ ज़मीन है। इसके ऊपर बैंक आपको आपकी हैसियत बनाता है और उसी पर आपको लोन देता है। आप अगर ठेकेदार बनना चाहते हैं तो जितने बड़े भूखंड के मालिक हैं उतने बड़ा आपका लाइसेंस बनेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि किसी देश में जनता गुलाम होगी और आज़ाद होगी, ये ज़मीन तय करती है। भारत की 80% जनता गुलाम है। गुलाम किस मामले में है? गुलाम जंजीर नहीं लगी उसके हाथों में, वो गुलाम इस मामले में है मुट्ठी भर लोगों के पास देश की सारी ज़मीन है। मुट्ठी भर लोगों के पास हजारों हजार एकड़ ज़मीन है। आप पता लगाइए, रिलायंस के पास कितनी ज़मीन है, टाटा के पास कितनी ज़मीन है, बिरला के पास कितनी ज़मीन है, और ये सांसद विधायक जो नए सामंत हैं इनके पास कितनी ज़मीन है, कलेक्टरों के पास कितनी ज़मीन है, मठ मंदिरों के पास कितनी ज़मीन है। गोरखपुर मठ में 50,000 एकड़ ज़मीन है, मेरे जो जानकारी मुझे है। गया मठ में देख ली कितनी ज़मीन है। मठ मंदिरों के नाम पास हजारों एकड़ ज़मीन है, कि ट्रस्टों के नाम हजारों एकड़ ज़मीन है। कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट बना करके जितना चाहे और सीमित ज़मीन अपने उस ट्रस्ट के नाम कर सकता है। ये क्या है? एक देश की बहुसंख्यक आबादी को, जनता को गुलाम बनाने का नियम है। आज कोरोना महामारी के दौर में भूखों कौन मरा? जिसके पास ज़मीन नहीं है। जिसके पास ज़मीन थी उसके घर में अनाज की छल्लियाँ लगी थी, और जिसके पास ज़मीन नहीं थी वो बेचारा अनाज पैदा करके भी भूखों मरा है। तो ज़मीन तय कर रही है ना कि कौन भूखों मरेगा और कौन नहीं मरेगा। साथियों, 80% जनता इस देश की भूमिहीन है, किसान है, मजदूर है। और 80% जनता अगर भूमिहीन, किसान भूमिहीन है, उसके पास ज़मीन नहीं है, और ज़मीन है तो मात्र इतनी है कि जिससे उसका भोजन की पूर्ति होने वाली नहीं है। भोजन का मतलब रोटी से नहीं है, भोजन का मतलब कपड़ा से है, भोजन का मतलब शिक्षा से है, भोजन का मतलब मकान से है, भोजन का मतलब सम्मानपूर्ण जीवन से है। जिसके पास ज़मीन होगी वो सम्मानपूर्ण जीवन सब कुछ प्राप्त कर लेगा, रोटी भी प्राप्त करेगा, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, सब कुछ प्राप्त करेगा। आप देख रहे होंगे, आप अपने गांव में अगल बगल देख लीजिए, जिसके पास ज़मीन है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। ज़मीन के सवाल को लेकर के सरकार कोई बात नहीं करने के लिए तैयार है। जो समस्या की जड़ है उस पर सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, यही समस्या है इस देश में। गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, अन्याय, अत्याचार, आतंक का मूल कारण जमीन है, और जमीन कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है, इसलिए सारी समस्या है। कार्ल मार्क्स ने कहा था जमीन बैंक है। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि जमीन बैंक है? लेकिन जमीन बैंक है। आपके पास जमीन है तो अर्जिया पर दे दीजिए, आपको बैठे बैठे अनाज मिलेगा। आपके पास जमीन है तो मकान बना के दे दीजिए, आपको भाड़ा मिलेगा। आपके पास ज़मीन है तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा। ज़मीन है तो सब कुछ है। इसीलिए ज़मीन के संसार में लड़ाई हुई है, और हमारे देश में ज़मीन की लड़ाई न हो, ज़मीन का संघर्ष न हो, ज़मीन का मालिकाना न बदले, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी देश की ज़मीन रहे और देश की सारी जनता उनकी गुलाम रहे। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लोग काम कर रहे हैं, और इसी बात को आपको समझना है। और इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या है तो समाधान भी है। साथियों, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जो देश की सर्वाधिक जमीन है, ऐसे लोग एक तरफ
जो बहुत बड़ी आबादी जो भूमिहीन है, जो मेहनत कश है, वो एक तरफ, जिसके पास मात्र इतनी जमीन है, उस जमीन से उसका पेट नहीं भर रहा है, उसके लिए निजी संपत्ति का महत्व कुछ नहीं। उसके लिए क्या निजी संपत्ति? अरे यूपी में रहेगा तो मेहनत करके कमाना खाना है, और यहाँ से चला जाएगा कहीं तो भी मेहनत करके कमाना खाना है। यानी श्रम ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रम, अगर उसके श्रम शक्ति है तो श्रम बेचेगा, जिंदा रहेगा। लेकिन एक आध बीसा, 2 बीसा, 4 बीसा, 1 आध बीघा जो जमीन है, यह उसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों पर जो अपना जीवन बसर कर रहे हैं जमीन के, इन लोगों के सामने जमीन निजी संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत बड़े बड़े भूखंड के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रफल के मालिक हैं। यह लोग निजी संपत्ति की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। वह लोग चाहते हैं, मठ मंदिरों के मालिक चाहते हैं, जिनके पास, मठों के पास हजारों हजारों एकड़ जमीन है, वो चाहते हैं कि निजी संपत्ति की व्यवस्था बनी रहे, ताकि हमारे पास ये नियम बना रहेगा तो हमारे पास हजारों एकड़ जमीन बनी रहे। सांसद विधायक चाहते हैं, बड़े बड़े स्कूलों के मालिक चाहते हैं, कल कारखानों के मालिक चाहते हैं, खान खदान ठीके पट्टे के मालिक चाहते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति चाहते हैं निजी संपत्ति की व्यवस्था बनी रहे और जिससे हम फलते फूलते रहें। लेकिन दूसरी तरफ जिनके लिए श्रम ही महत्वपूर्ण है, श्रम से वो जिंदा हैं, उनके लिए निजी संपत्ति का कोई मायने नहीं। जिस संपत्ति से उनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए जो बहुत बड़ी आबादी है, जो भूमिहीन है, उनके लिए एक ही मात्र रास्ता है, निजी मालिकाने की व्यवस्था को समाप्त करना और उसके लिए संघर्ष करना। निजी संपत्ति, जमीन पर निजी मालिकाने की व्यवस्था को खत्म करना और उसके लिए लड़ाई लड़ना, ये गरीबों भूमिहीनों का अपने हित में है। गरीब भूमिहीन को अगर कोई आंदोलन चलाना होगा, अब भविष्य में चला करके उसको मुक्ति मिलेगी, तो निजी मालिकाने की व्यवस्था को खत्म करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह गरीबों मेहनत कशों के हित में है और संपत्तिवान वर्ग यह नहीं होने देना चाहता, इस लड़ाई को होने ही नहीं देना चाहता। इसलिए साथियों, लास्ट में आपसे कहना है कि जमीन के लिए संघर्ष करो और बड़े बड़े लोगों के पास जो जमीन का मालिकाना है, हमको उसको सामूहिक मालिकाने में परिवर्तित करना है, जिससे हर व्यक्ति एक समान हो जाए, न कोई गरीब रहे न कोई अमीर रहे, जो सभी मेहनत करें और कमाएं और खाएं। यही है गैर बराबरी खत्म करने का तरीका। तो भूख का कारण जमीन न होना, अशिक्षा का कारण जमीन न होना, अपमान का कारण जमीन न होना, ऊंच होने का और नीच होने का कारण जमीन है। कोई ऊंच इसलिए है उसके पास जमीन है, कोई नीच इसलिए है क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है। सब समस्या का कारण मात्र जमीन है साथियों। इसलिए समस्या की जड़ निजी संपत्ति है और निजी संपत्ति की मालिकाने की व्यवस्था को खत्म करने के लिए गरीब, शोषित, पीड़ित, भूमिहीन वर्ग का दायित्व है। आप सभी लोग इस पर काम करें, यही मुक्ति का मार्ग है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इस पर गौर करेंगे और संगठित होंगे, संघर्ष करने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी वाणी पर विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय मुनिया।